हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम की लिस्ट से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? उत्तर है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक हीगल हैं। अगला है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के फ्रोबेल हैं। अगला है, अभ्यास एवं आवृत्ति के जनक कौन है? तो अभ्यास एवं आवृत्ति के जनक पेस्टोलॉजी हैं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने कहा अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो इसका उत्तर है, जेंटिल ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मानुभूति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना है। अगला है, प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी? तो प्रोजेक्टिव मेथड या योजना विधि की खोज किलपेट्रिक ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए? तो अनुशासन के 4 तत्व प्रयोजनवाद में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा है तो विद्यालय आवश्यक होता है। थोड़ा इसको जूमिंग कम करना होगा दोस्तों। और थोड़ा जूम कर दे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो क्या नाम है, डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा है तो विद्यालय आवश्यक होता है। डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 115, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है 116, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अवच्छिन्नता को समझ ले। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया था? तो फ्रोबेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया था। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालो उद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। हुआ कहता है, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 119, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति सिद्धांत क्या है? तो मॉन्टेसरी का कथन है, बालक एक शरीर जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। चलिए अगला प्रश्न 121, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। अगला प्रश्न है 122, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है 123, प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो प्रकृतिवाद ने सीखने की
हिस्ट्यूरिक विधि यानी खोज विधि को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है 129, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न है 131, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न 132, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो यह है प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है 133, थोड़ा जूम कर लूं तो 133, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो जेम्स के अनुसार। अगला प्रश्न 134, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक मंद बालक पर। अगला प्रश्न है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 138, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो ग्लीन एवं ग्लीन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं तथा या सांस्कृतिक साधनों या जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के बदलाव या प्रसार में या समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई एक परिभाषा लिखिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने वाला साधन है, वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, या विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है, मांटेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। तो मांटेसरी का कथन है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना उचित नहीं है, बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे, विद्यालय की वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मांटेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो मांटेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उसे 3 कार्य करवाए जाते हैं। तो वो 3 कार्य कौन से हैं? पहला है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, और दूसरा है अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना, और तीसरा है अक्षरों का उच्चारण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मांटेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? तो मांटेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्याम पट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। चलिए अगला प्रश्न है, मांटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? तो मांटेसरी पद्धति कहती है 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? तो गीजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत है कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, गांधी
जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो उसको कहते हैं बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? तो शिक्षा प्रथम श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमिल किसकी रचना है? तो एमिल रूसो की रचना है। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालकों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। अगला प्रश्न है, 150, रूसो ने अनुशासन के किन दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो रूसो ने अनुशासन के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो उसमें से पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा है प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये था हम लोग का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 2। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।